हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नेम है मिरेकुलस ब्रदर्स। एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग होती है। दिखाया जाता है कि डोंगजू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो कॉल पे बात कर रहा था और बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। तभी दिखाया जा रहा होता है कि एक लड़के के पीछे कुछ गुंडे भाग रहे होते हैं और वो जैसे ही गुंडे को टच करने वाले थे वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और डोंगजू जिस कार को ड्राइव कर रहा था वो लड़का एकदम से उसकी कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डोंगजू को खुद समझ नहीं आता ये क्या हो गया, अभी तक तो सामने कुछ भी नहीं था और अचानक से ये कैसे आ गया। फिर वो एकदम से उसको वहाँ से उठाता है, अपनी कार में डालता है और फिर हॉस्पिटल लेके जाता है। और हॉस्पिटल में भी जब डॉक्टर उसको चेक कर देती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो मर ही गया, उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही होती है। डोंगजू खुद परेशान होकर बैठ जाता है। वो जैसे ही फिर उस लड़के को देखने जाता है वो लड़का एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। उसको देख के डोंगजू भी डर जाता है। फिर वहाँ पे और डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और पता चलता है कि अब वो लड़का जिंदा है। फिर दिखाते हैं डोंगजू की नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो डिलीवरी का काम किया करता था और फिर उसके पास कॉल आता है कि उसकी मॉम ने किसी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया है, इसलिए उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। और फिर उसका पुलिस फ्रेंड उसको बताता है कि तेरी मॉम ड्रंक थी और उस टाइम पे उनका अल्कोहल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा आया है, इसीलिए शायद हो सकता है कि उन्हें थोड़े टाइम प्रिजन में भी रहना पड़े, इसलिए तो विक्टिम से सेटल कर ले, तो शायद कुछ हो सकता है। फिर दिखाते हैं डोंगजू विक्टिम से बात करता है और वो कंपनसेशन के लिए तैयार हो जाता है। अब डोंगजू के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, तो वो अपनी मॉम की सिक्योरिटी फंड में से पैसे निकालने की कोशिश करता है, मगर उसको पता चलता है कि अब तो उसकी मॉम की सिक्योरिटी फंड में एक पैसा भी नहीं बचा है और इसीलिए उसको अपनी मॉम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो वहाँ पे अपनी मॉम को छोड़ के वहीं पर जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अपनी मॉम को तो अपने साथ ले जा। तो उसकी मॉम भी कहने लगती है नहीं मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। और फिर वहीं पर माँ बेटे दोनों लड़ने लगते हैं। उससे पूछने लगता है कि तुमने वो सारे रुपए कहाँ पे खर्च कर दिए। और फिर वो उनको ऐसे देख के कहने लगता है कि मुझे पक्का पता है फिर से कोई आदमी तुम्हें पागल बना गया होगा और तुमने सारे रुपए उस पर लौटा दिए होंगे। तो उसकी मम्मी कहने लगती है उसने एक बहुत अच्छी स्कीम बताई थी, पैसे उसमें अच्छी जगह जाने वाले थे, अच्छा रिटर्न मिलने वाला था, मुझे क्या पता था वो सारे पैसे लेके भाग जाएगा। और मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तुझे यूनिवर्सिटी भेजा, तो क्या अब तो मेरा ख्याल भी नहीं रख सकता है। तो डोंगजू कहने लगता है कि तुमने मेरा ख्याल कब रखा, यूनिवर्सिटी में अपने पैसों से गया, मैं काम करता था और तब मैंने पढ़ाई की। तो उसकी मम्मी कहती है अगर तूने पढ़ाई की थी तो तुझे कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली, राइटर बनने का सपना भूल क्यों नहीं जाता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और इतनी पढ़ाई करके भी अब तो क्या काम कर रहा है, डिलीवरी का। उसे सुन के डोंगजू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर कह देता है कि अब से अपना ख्याल खुद ही रखना और फिर वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं डोंगजू पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में बता रहा होता है कि वो अचानक से मेरी कार के सामने आ गया। तो वो उसकी बात का बिलीव ही नहीं करती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, इसको तो कोई भी नहीं मानेगा और शुक्र मनाओ कि वो जिंदा हो गया, वरना तो तुम्हारा पता नहीं क्या होता। विक्टिम के बारे में तुम्हें कुछ पता है, उसका कोई सामान है तुम्हारे पास। वैसे तो डोंगजू मना कर देता है, मगर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब उसको याद आता है कि जब उसने उसको गाड़ी में डाला था तो उसका वो बैग भी उसने अपनी गाड़ी में रख दिया था, इसीलिए वो घर पे आके उसके बैग को चेक करने लगता है। उसमें से काफी सारे सामान निकलते हैं मगर कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे उस लड़के की आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चले। तभी उसमें उसको एक नॉवल मिल जाता है जिसका टाइटल था द ऑलमाइटी इज डेड और उस पर किसी ऑथर का नेम भी नहीं लिख रहा था और उसके अंदर एक फोटो भी रखा हुआ था, उस फोटो पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। फिर डोंगजू तो खुद एक राइटर था, वो भी थोड़ा सा उसके बारे में क्यूरियस हो जाता है और उस नॉवल को पढ़ने लगता है। और उस नॉवल को पढ़ते पढ़ते उसको उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। और दूसरी साइड दिखा रहे होते हैं एक आदमी का किडनैप हुआ होता है और किलर उसको मार रहा होता है। फिर दिखाते हैं डोंगजू को वो नॉवल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और उसके बारे में वो ऑनलाइन सर्च करने लगता है, मगर उस नॉवल से रिलेटेड उसको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर दिखाते हैं हॉस्पिटल में जब डॉक्टर कैंगसेन को चेक करने के लिए आता है तो उसको पता चलता है कि वो तो अपने रूम में है ही नहीं। वो एकदम से डर जाता है कि वो पेशेंट कहाँ पे चला गया और तब उन्हें पता चलता है कैंगसेन एक दूसरे पेशेंट के रूम में होता है और वो कहने लगता है कि मुझे उनसे कुछ कहना है और एकदम से वो बेहोश हो जाता है। फिर दिखाते हैं डोंगजू के घर पे उसका फ्रेंड आया होता है, वही पुलिसमैन, और वो कहने लगता है कि तू ऐसे चला गया था इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। और फिर वो वही नॉवल पढ़ लेता है और उससे कहता है कि ये नॉवल बहुत ही अच्छा है, इस बार तो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा ना तो तू पक्का जीत जाएगा, ये नॉवल बहुत ही बढ़िया है। तो क्या ना तू ऐसा कर, तेरा एक फ्रेंड है ना जो एक पब्लिशिंग कंपनी का ऑनर है, उससे जाके बात क्यों नहीं कर लेता है। पर डोंगजू मना कर देता है, उसके पास तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बट फिर पैसों के लिए उसे उसके पास जाना ही पड़ता है। वैसे तो म्योंग सूक उससे अच्छे से बात करता है मगर बीच बीच में वो उसकी काफी इंसल्ट भी करता रहता है कि तू अभी भी वो डिलीवरी वाली जॉब भी कर रहा है क्या। तो डोंगजू भी कह देता है कि हाँ, उससे मेरे दो फायदे हो जाते हैं, मुझे काफी सारी चीजों के बारे में पता भी चल जाता है और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है जिससे मैं नॉवेल्स अच्छे से लिख सकता हूँ। फिर म्योंग सूक उससे कह देता है कि मुझे अभी राइटर से मिलना है तो तू बता दे तुझे क्या काम था। तो डोंगजू उससे कहता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए, तो मुझे दे सकता है।
तो म्योंगसुक कह देता है कि हाँ दे तो दूंगा, मगर तू वापस कब करेगा। उसकी बात सुन के डोंगजू कह देता है कि अभी एक कंपटीशन आ रहा है, वो जैसे ही मैं जीतूंगा उसकी सारी अवार्ड मनी मैं तुझे ही दे दूंगा। उसकी बात सुन के म्योंगसुक हंसने लगता है और कह देता है कि उससे अच्छा है कि तू एक लॉटरी टिकट खरीद ले, उसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो तू जीतेगा नहीं। पर डोंगजू कहने लगता है कि मैं पिछली बार भी शॉर्टलिस्ट हुआ था, उससे पिछली बार भी शॉर्टलिस्ट हुआ था, मैं ज़रूर जीत जाऊंगा। मगर म्योंगसुक कह देता है कि तेरे में वो टैलेंट ही नहीं है। एक तुझे अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ तेरे फ्रेंड होने के नाते, अब तो गिव अप कर दे, तुझसे ये नहीं हो पाएगा। उसकी बात सुन के डोंगजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो एकदम से कैंग सेन का लिखा हुआ वाला नॉवल उसके सामने रख देता है और कह देता है कि पहले इसे पढ़ ले, फिर बताना मुझे। उसे देख के म्योंगसुक कह देता है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको पढ़ लूंगा। वो ऐसे ही कर रहा होता है कि वो तो इसको इग्नोर ही कर देगा, पर डोंगजू उससे कह जाता है कि सिर्फ पहले 2 पेज पढ़ लेना, फिर तो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अपनी कार में बैठ के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उससे कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल मिरेकल ही हो गया कि वो जिंदा भी है और उसके कुछ खास ज़्यादा चोट भी नहीं है, और 20 मिनट तक ऑक्सीजन उसके माइंड में गई भी नहीं थी, तब भी उसको ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हमने उसकी MRI की तो हमें ये पता चला कि उसका एक ब्रेन साइड ज़्यादा बड़ी है, पता नहीं है नेचुरल है या एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। फिर डोंगजू कैंग सेन को देखने चला जाता है और तभी उसके पास म्योंगसुक का फ़ोन आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है तूने ही लिखा है। डोंगजू कह देता है कि हाँ मैंने ही लिखा है। तो म्योंगसुक कह देता है कि चलो इसको पब्लिश करते हैं, बट डोंगजू कह देता है कि नहीं, मुझे तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था ना, मुझे पब्लिश नहीं करनी है। बट म्योंगसुक कह देता है कि तुझे पैसे की ज़रूरत थी ना, मेरे साथ साइन इन कर ले तो मैं इसको बेस्ट सेलर बना दूंगा। वैसे तो डोंगजू हेजिटेट कर रहा होता है, मगर फिर म्योंगसुक बोल देता है कि ये ऑफर मैं दोबारा नहीं दूंगा, और फिर डोंगजू उसके लिए हाँ कर देता है। फिर दिखाते हैं 2 महीने बाद डोंगजू अमीर बन चुका है, उसकी बुक पब्लिश हो गई थी, उसने वो अपने नाम से ही पब्लिश की थी और वो बेस्ट सेलर भी बन गई थी। अब उसका एक बड़ा सा घर था, उसकी मॉम भी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो उससे कहने लगती है कि मुझे यकीन था एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑथर बनेगा। फिर दिखाते हैं बीच में एक किलर दिखाया गया था, वही किलर अब इस न्यू रिलीज नॉवल को भी पढ़ रहा था। फिर दिखाते हैं पुलिस को एक कार मिलती है, वही वाला एक्सीडेंट जो किलर ने उस आदमी को मारा था, वो लाश अब मिल जाती है, पुलिस उसकी तहकीकात करने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैंग सेन को भी होश आ जाता है। फिर डॉक्टर उससे पूछने लगती है कि उसको अब कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कैंग सेन बताने लगता है कि मुझे ऐसी कुछ आवाज़ें सी सुनाई देने लगती हैं और कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें एकदम क्लियर सी भी नहीं दिखती हैं। फिर डॉक्टर उससे पूछने लगती है कि क्या उसको अपना नाम याद है, अपने बारे में कुछ याद है, तो कैंग सेन कह देता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। फिर डॉक्टर तो वहाँ से चली जाती हैं और कैंग सेन को वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, उसको एक सीन भी दिखता है और उन सबसे वो परेशान हो जाता है। फिर डोंगजू को भी पता चलता है कि कैंग सेन को होश आ चुका है, तो उसको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और उसे सुन के डोंगजू तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, वो घबरा सा भी गया था कि कहीं उसको सब कुछ याद ना आ गया हो। वो डॉक्टर से ही पूछता है तो डॉक्टर कह देता है कि अभी तो उसको कुछ याद नहीं आया है, मगर वो बेटर होता रहेगा। फिर दिखाते हैं कैंग सेन को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर डोंगजू भी कैंग सेन को देखने उसके रूम में आता है, वो देखता है कि वो अभी ब्लैंकेट के अंदर ही है और जैसे ही डोंगजू उसको टच करने जाता है अचानक से ही कैंग सेन वहाँ से गायब हो जाता है। डोंगजू भी वो सीन देख के डर जाता है कि अब ये कहाँ चला गया। वो बाहर जाके देखता है तो कैंग सेन एक दूसरे रूम में जा रहा होता है, वहाँ पर एक ओल्ड लेडी पेशेंट थी और उनकी बेटी भी वहाँ पर आई हुई थी। तो कैंग सेन उससे कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, कि वो तुम्हें ब्लेम नहीं करती हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो लेडी भी थोड़ी घबरा सी जाती है और फिर वो कैंग सेन से वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी भी आ जाता है और कैंग सेन की तभी आंखें ब्लू सी हो जाती हैं और वो उसको अपनी पावर से वहाँ से बाहर निकाल देता है और डोंगजू भी ये सब कुछ देख रहा था। फिर कैंग सेन उस पेशेंट की बेटी को बताने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे क्या क्या कहना चाहती हैं, कि वो बहुत ज़्यादा सॉरी है कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत परेशान किया और वो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है कि उसने उनको नर्सिंग होम में भेज दिया, और सॉरी कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान किया, और साथ में कि मेरी एक ड्रॉर में ये रुपए रखे हैं, उसको तुम प्लीज़ अपनी सर्जरी के लिए यूज़ कर लेना। और वो सारी बातें सुन के पेशेंट की बेटी भी रोने लगती है अपनी मॉम को देख देख के, और डोंगजू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। और फिर कैंग सेन वो सारी बातें बता के वहाँ से जाने लगता है। डोंगजू भी उसके पीछे पीछे जाता है, वो उससे पूछने लगता है कि तुमने अभी क्या किया, ये सारी बातें तुम कर रहे थे, उस आदमी के साथ तुमने क्या किया, और मैंने तो तुम्हें देखा था, तुम यहीं पर थे, रूम में थे, और अचानक से तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए। उसकी बात सुन के कैंग सेन उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो।
डोंगजू कह देता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसकी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। और फिर डोंगजू से और क्वेश्चन कर ही रहा था कि कैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत देर तक पकड़े रहता है। फिर कहने लगता है कि कुछ के साथ तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, कुछ को टच करके उसको कुछ चीजें याद आ जाती है, कुछ दिखने लगता है, पर डोंगजू को पकड़ के उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो डोंगजू से कहने लगता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, तमीज से बात करो। तो कैंग कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है, मेरी एज क्या है। डोंगजू कह देता है कि मुझे इतना पता है कि तुम एक माइनर हो और तुम मुझसे छोटे हो, और तुम्हारा भी अभी सिस्टम में भी कुछ पता नहीं है क्योंकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट से कुछ भी मैच नहीं हुआ। और फिर वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा एड्रेस, कुछ भी। और तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर्स उस ओल्ड लेडी वाले रूम में सब भाग के जा रहे होते हैं और डोंगजू भी वहाँ पर जाता है। तो पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी अब मर चुकी है। तभी डोंगजू कैंग से आके पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो ओल्ड लेडी मरने वाली है, क्या सच्ची वो तुम्हारे पास आई थी, उसने तुमसे ये सारी बातें कही थी। और तभी कैंग उससे कह देता है कि मेरा बैग कहाँ है। और डोंगजू के शॉक चेहरे पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।